नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, जैसे आप लग रहे हैं TGT की तैयारी में, उसी तरह से 14 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है, PCS की तैयारी में आप व्यस्त होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। इस क्रम में हम लोगों ने 5 सेट सॉल्व कर रखे हैं। जो लोग PCS वाले हैं वो ध्यान दें। आज का ये 6वां सेट होगा। क्या है आपका? ये प्रैक्टिस पेपर है, सेम है आपका, याद रखना। आपको क्वेश्चंस जो है परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आपका ये GS का पेपर 1 है मित्रों, याद रखना, GS पेपर 1। ईमानदारी के साथ देखना, 150 क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ का जो GS है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी, उसके साथ जनगणना सब कुछ समाहित है और अच्छे से समाहित है। तो स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री और आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इन्हें देखने का प्रयास करिएगा। बाकी CA लास्ट में देख लिया करिएगा, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हैं। आइए हम लोग फ़िलहाल पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 150 क्वेश्चंस हैं, आराम से करिएगा। OMR शीट हो तो लेके बैठिएगा, क्योंकि OMR शीट पे ही आपको परीक्षा हाल में भी काम करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृतियाँ प्राप्त हुई? नाम लोथल का है, मोहनजोदड़ो का है, हड़प्पा और रोपड़ का नाम दिया गया है। मित्रों, मम्मी के उदाहरण कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीन मिस्र से संबंधित होते थे, और वही दृश्य आपको गुजरात के लोथल से देखने को मिला है। तो सही जवाब आपका लोथल हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलो। कहा गया, वैदिक काल के देवता और उनके प्रतीकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। नाम दिया गया रुद्र, औषधि के संरक्षण के लिए है। आपको गलत वाला बताना है। यम तूफानों के देवता हैं। यम तूफानों के हैं क्या? अग्नि आपके जानते हैं, अग्नि यज्ञ के देवता थे। तूफानों के देवता मारुति होते हैं। तो तूफान कौन लाता है? मारुति नंदन लाते हैं, मारुति। तो सही जवाब आपका यही हो जाएगा, यही गलत है। बाकी आप जानते हैं कि जल के देवता आप हैं और पुनर्जन्म के देवता वर्षा के देवता को कहा जाता है। तो आपका जो गलत युग्म होगा वो दूसरे के साथ जाएगा। सही जवाब जो है वो B के साथ बनेगा। B इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ प्राप्त हुआ? नाम दिया गया मेगुती मंदिर, शीतनवासल गुफा और पलीताना मंदिर या फिर इंद्रसभा गुफा। दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का अवशेष आपको कहाँ दिखाई देता है? तो जब आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको दक्षिण भारत में शीतनवासल गुफा दिखाई देगी, जिसका संबंध ही, शाब्दिक अर्थ ही जैन धर्मों का निवास स्थल होता है। तो सही जवाब आपको शीतनवासल गुफा के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कथन और कारण में क्वेश्चंस है। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है। महाजनपद काल में उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती व दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा था। आप जानते हैं महाजनपद काल में काशी भी एक जनपद बाहर रहा है। काशी वाराणसी हुआ करता था। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र यानी अभिधाम वाला क्षेत्र भी कहा जाता था। तो आपका जो यहाँ होगा अभिमुक्त क्षेत्र, अभिधाम क्षेत्र, ये संगम तट पे प्रयागराज को कहा जाता है, नहीं काशी को कहा जाता है। काशी मतलब BHU वाला। तो ये आपका गलत हो गया। बाकी महाजनपद काल में फर्स्ट वाला सही है। तो केवल एक के साथ आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन, किस सम्राट को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? नाम कनिष्क का है, कनिष्क प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक सम्राट अकबर और समुद्रगुप्त का नाम है। द्वितीय अशोक के बारे में कहा जा रहा है। द्वितीय अशोक मित्रों याद रखना, कुषाण वंश का महानतम शासक होता है। कनिष्क जो 23 वर्षों तक राज्य करता है, कितने? 23 ईयर तक, तो उसको कहा जाता है। सही जवाब आपको किसके साथ लगाना होगा? फर्स्ट के साथ लगाना होगा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6 आ रहा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? नाम दिया गया फ्लेट महोदय ने पढ़ा, कैप्टन A ड्रायर ने पढ़ा है, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने पढ़ा या फिर जॉन मार्शल ने पढ़ा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात होती है मित्रों, सबसे पहले कौन सा विद्वान पढ़ेगा? तो उसके लिए कैप्टन A ड्रायर का नाम आएगा। सही जवाब आपको किसके साथ लगाना होगा? A ड्रायर के साथ लगाना होगा। समुद्रगुप्त कालीन होता है, याद रखना। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को।
ठीक है, समुद्रगुप्त को। कैप्टन एड्रायर का नाम लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख है, नाम दिया गया ऐहोल अभिलेख है, गुणोधर अभिलेख है, बादामी शिलालेख है या फिर कोमाली लेख है। कन्नड़ भाषा का पहला अभिलेख जो माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है बादामी शिलालेख। तो आपको सही जवाब बादामी शिलालेख के साथ देना होगा। इसका पुराना नाम वातापी भी रहा है, वातापी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने पिता के द्वारा विनिष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण किया? जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाला जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया। गौ हत्या निषिद्ध और सती प्रथा जैसे प्रतिबंध को हटा दिया। शहाबुद्दीन ने किया, सुल्तान जैनुल आब्दीन ने किया, सिकंदर ने किया या फिर सैयद हमदानी के द्वारा ऐसा किया गया? किसके द्वारा किया गया मित्रों? आप देखना तो सही जवाब बनेगा सुल्तान जैनुल आब्दीन। तो सही जवाब आपके सुल्तान जैनुल आब्दीन बनेंगे। सी के साथ आंसर्स बनेंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आइएगा। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से भक्ति संतों का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपसे पूछा जा रहा है भक्ति क्रम में किसका नाम बढ़िया से आता है, सही लगा हुआ है? शंकराचार्य, रामानुजम और चैतन्य। मित्रों देखना, शंकराचार्य की अगर बात होती है 8वीं शताब्दी आता है। आपके रामानुजम की बात होती है, आप जानते हैं 1017 के आसपास आते हैं और 1000 नहीं 1137 तक लगभग इनका कार्यकाल रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जो काल होता है मित्रों, ये 1486 से आते हैं और 1534 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। तो सही क्रम में केवल और केवल एक बैठा हुआ है, बाकी सभी गलत हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया, इल्तुतमिश ने किया, बलबन ने किया या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया? किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? वो समय होता है गयासुद्दीन तुगलक का। इसने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कूट से क्वेश्चन है मित्रों, घुमा के पूछा गया है, आपको सटीक आंसर्स देना चाहिए। सही जवाब कौन कौन दे पा रहा है? आपसे पूछा गया दीवाने इस्तियाक किसे कहा जाता है? दीवाने इस्तियाक तो ये पेंशन विभाग होता था, इस्तियाक के लिए पेंशन विभाग रहा है। दीवाने वकूफ़ की बात करते हैं। दीवाने वकूफ़ किसे कहा गया मित्रों? दीवाने वकूफ़ आपका बे विभाग होता था, बे विभाग। और जो आपका दीवाने कजा मामलिक की बात करते हैं, ये कौन सा विभाग रहा? तो ये न्याय दे देता था आपको। और जो दीवाने मुस्तखराज की बात करता है, ये आपका क्या रहा? तो इससे आप राजस्व वसूलते थे। सही जवाब जो है डी का दूसरा बनेगा। डी का दूसरा 2 जगह है, ए का चौथा भी 2 जगह है, लेकिन बी का तीसरा एक ही जगह है। आपका सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया है ये सब, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। फिर से कूट से क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया। कहा गया स्मारकों को उनके शासन से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको स्मारक के बारे में बताया गया है, फिर आपसे सही जो है विकल्प लगवाने को कहता है। दोहरा गुम्मद की बात करते हैं। दोहरा गुम्मद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने दोहरा गुम्मद बनवाया था। तो ए का चौथा कहाँ पे है? ए का चौथा कहाँ पे है? सिकंदर लोदी दोहरा गुम्बद हैं। अष्टभुजाकार मकबरा की अगर बात करते हैं, शेरशाह सूरी लगाइएगा। अष्टभुजाकार मकबरा शेरशाह सूरी का है। बी का पहला होगा, बी का पहला। ए का चौथा आपका एक ही ऑप्शंस में है, वो ऑप्शंस का नाम सी है। तो आपको सटीक आंसर जो है वो सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। आप जानते हैं सत्य मेहराबिया मकबरा की बात होती है, तो ये आपका बलबन वाला है। और जो गोल गुम्बद है आपका मोहम्मद आदिल शाह वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि मुगल काल में भक्ति संग्रह सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गईं? राजा रामचंद्र ने लिखा, महेश दास ने लिखा, बीरबल ने लिखा या फिर तानसेन ने लिखा है? भक्ति संग्रह और सुदामा चरित्र ये पुस्तक है मित्रों, अच्छी पुस्तक मानी जाती हैं, बीरबल के द्वारा लिखी जाती हैं। वही बीरबल जिनका वास्तविक नाम आप जानते हैं महेश दास हुआ करता था। कभी राय या राजा बीरबल की उपाधि भी इन्हें मिली है। आप जानते हैं अकबर इन्हें ऐसा कहा करता था। तो सही जवाब आपको बीरबल के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आना होगा। 14 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किस युद्ध में मैसूर, मराठा और औरंगाबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया था?
तो मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में किया, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में किया, द्वितीय अंगल मैसूर में किया, या फिर चतुर्थ जो है अंगल मैसूर युद्ध में इन लोगों ने एकजुटता दिखाई थी। तो जो पहला अंगल मैसूर युद्ध होता है मित्रों, जो 1767 के आसपास होता है, 1767 से 79 के बीच, 69 के बीच उसमें होता है। सही जवाब प्रथम अंगल मैसूर युद्ध लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों 15 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के सही कथन का चुनाव कीजिए। आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। क्या है सही जवाब? भारत में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया। हाँ, किया गया। नाम दिया गया श्री रामपुर बंगाल में सिरसिया नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई। हाँ, की गई थी। भारत में पहली कागज मिल 1859 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत में पहली कागज मिल की बात कर रहे हैं कि 1859 नहीं, 1855 है। तो सही जवाब केवल एक और दो होगा, यानी बी इज द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। याद रखना 120 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाएं तो समझ लो आप अपने आप में जीएस के मास्टर हैं। ठीक है, 120 बहुत बड़ी बात है। टफ क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस टोटल हैं। 100 प्लस अगर आपका सही हुआ तो आपका जीएस पेपर 1 निकल जाएगा। सीसेट में 33 लाइए, प्री क्वालिफाई हो जाइए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया? 1772 में बढ़ाया गया, 1833 में बढ़ाया गया, 1813 में बढ़ाया गया, या फिर 1854 में बढ़ाया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया मित्रों? तो पहला कदम 1813 में बढ़ाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। वाक्य दिए गए उसमें आपको विचार करने को कह रहा है, फिर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो गुरुवायूर सत्याग्रह दलितों के पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर के शुरू हुआ था। हाँ, हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना वी.आर. शिंदे के द्वारा की गई थी। नहीं। सत्य शोधक समाज की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की बात होती है ज्योतिरादित्य फूले, या नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरे ज्योतिबा फूले करती हैं 1873 में यार। सही जवाब 1873। तो सही जवाब केवल और केवल एक लगाना, दूसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। फर्स्ट राइट आंसर्स लगाओ। 18 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 18, कहा गया 1929 में शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 12 वर्ष? 1929 में शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई? तो वो की गई थी 14 वर्ष। सही जवाब क्या होगा? 14 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, और लड़के के लिए लड़का 18 का होना चाहिए, लड़की आपकी जो है 14 की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, द सिपाइट यूमिटिनी एट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये पुस्तक है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसमें द स्पाइट म्यूनिटी एट द रिवोल्ट ऑफ 1857 नाम से पुस्तक किसने लिख दी है? नाम आर.सी. मजूमदार का भी है, एस.एन. सेन का भी है, वी.डी. सावरकर का भी है, और पी.सी. जोशी का नाम भी दिया गया। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की आप बात करेंगे आपको याद रखना होगा आर.सी. मजूमदार का नाम। सी.पी. जोशी ने रिलेबियन 1857 लिखा है, और एस.एन. सेन ने लिखा है 1857 नाम से केवल कविता। और जो वी.डी. सावरकर हैं वो फर्स्ट वार्ड इन इंडियन जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और जो आपका द स्पिरिट मेजॉरिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये इसके लेखक जो है आर.सी. मजूमदार हैं। तो सही जवाब आर.सी. मजूमदार के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 नाम दिए गए, एक गलत है आपका, कौन सा नहीं है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में होती है मित्रों, और नेहरूजी साहब करते हैं, बनर्जी नहीं करते, नेहरूजी, दादा साहब नेहरूजी करते हैं। कौन करता है? नेहरूजी करते हैं। कब करते हैं? 1866 में करते हैं। तो यही आपका गलत है, बाकी सही है। पूना सार्वजनिक सभा गोविंद रनाडे करते हैं। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोषी करते हैं। ब्रिटिश जो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है द्वारिकानाथ टैगोर ही करते। फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 21 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई? पूना में, नागपुर में, सूरत में, या फिर जबलपुर में?
1905 में 12 जून 1905 को पूना में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी स्थापना करते हैं, याद रखना, भारतीय सेवक संघ की। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 22 नंबर क्वेश्चन कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ इसके कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, एकदम बढ़िया से है, उसको आपको पहचानना है। इस कांग्रेस में जो है कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी में बढ़ता है, लखनऊ में ही बढ़ता है, बिल्कुल सही जवाब आता है। यह पहला अवसर था जब लीग में कांग्रेस के अधिवेशन का साथ होता है, यानी एक साथ आती है, दोनों काम होता है, इसलिए आपका सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। 123 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। लाठी और अखाड़ा जो है चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टर सूर्य सेन, सचिंद्र सान्याल या फिर बाल गंगाधर तिलक। लाठी और अखाड़ा का जो शाब्दिक उद्घोष है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाया गया। गौ हत्या विरोधी एक बढ़िया वाला अखाड़ा इन्होंने चलाया था। गौ हत्या विरोधी समिति की भी जो है आधारशिला बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो शहीद हुई महिलाएं हैं उन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। वान चटर्जी को, मांगती हिजरा को, उषा मेहता को या फिर लक्ष्मी सहगल को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महिला हैं उनकी बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है मित्रों? सही जवाब देखना तो मातंगिनी हजारा का आंसर आपको सही जवाब ना होगा। मातंगिनी हजारा इज द राइट आंसर बनेंगी। बूढ़ी गांधी ने कह के पुकारा जाता था, ठीक है। भारत छोड़ो के दौरान जो है इन्हें अंग्रेज गोली मार देते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। नाम दिया गया, शहनवाज नहीं थे, कर्नल सहगल नहीं थे, इसमें गुरदयाल ढिल्लों नहीं थे या फिर मेजर राशिद अली नहीं थे। कौन आज़ाद हिंद फौज में शामिल नहीं था? मित्रों आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करते हैं तो मेजर राशिद अली का संबंध यहाँ से नहीं रहा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। बाकी जनरल शहबाज और गुरदयाल ढिल्लों और कर्नल सहगल पे मुकदमा चला था यहाँ पे, ठीक है। तो सही जवाब जो है राशिद अली लगाओ। राशिद अली इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिया गया कौन सा कथन सही है। आपको सही जवाब लगाना है मित्रों। सही जवाब की अगर बात करते हैं, भारत का विस्तार उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में है, नहीं। जो भारत है ये मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, हाँ बिल्कुल। और भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ पे है? वो कन्याकुमारी है, हाँ है। तो सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। दक्षिणतम पिन तो आप जानते हैं ग्रेट निकोबार में स्थित होता है, नाम इंदिरा पॉइंट होता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, कौन सा नंबर है? नंबर का नाम अगर बात करते हैं तो नंबर आपका बनेगा 27। और 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? पूछ रहा है मित्रों कि कुडप्पा चक्र की परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नाम दिया गया, इसका निर्माण विंध्यक्रम चट्टानों के अपरदन से हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो नहीं, चट्टानों में रूपांतरण देखने को मिलता है, हाँ ये जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। विंध्यक्रम हटाओ, यहाँ पे धारवाड़ लगाओ। धारवाड़ से हुआ था। तो सही जवाब केवल बी के साथ बनेगा। बाकी ऑप्शंस गलत है मित्रों, आप देख लेना अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया सही कथन बताओ। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पर्वतीय की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, नहीं। यहाँ पे सभी नवीन पर्वत हैं, यानी मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। इसमें जो गिरीवा खंड है ये मोड़ और उल्टे अपभ्रंश पाए जाते हैं, हाँ ये पाए जाते हैं। इसके निर्माण में दबाव की शक्तियों का योगदान होता है, हाँ होता है। तो सही जवाब केवल और केवल बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया 4 ऑप्शन, उसमें से एक गलत है आपका। जैसे देवांश दर्रा आप जम्मू कश्मीर लगाते हैं मित्रों। देवांश दर्रा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाले में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल में। हिमाचल
तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है ही, आपका माना दर्रा उत्तराखंड में है ही, आपका नाथुला दर्रा सिक्किम में है ही, लिपलोक दर्रा उत्तराखंड में है ही, और डोकरिया दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। आप ये तो जानते ही जानते हैं। तो जो आपका गलत है वो देवसा है, देवसा या फिर देवांश। ये जो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको जम्मू कश्मीर लगाया गया। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है मित्रों? झेलम, पूर्णा, गोमल या फिर कौन सा है? सिगार। मित्रों आप जानते हैं सिंधु नदी जो है विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक होती है। विस्तार क्षेत्र आप जानते हैं खूब लंबा चौड़ा इसका रहा है। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जोस्कर, गोमल, श्योर, शिकार, कुरमर, काबुल, गिलगिट आदि सब आती हैं। लेकिन जो पूर्णा नदी है मित्रों ये ताप्ती की सहायक है। किसकी सहायक है? ये ताप्ती नदी की सहायक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चोमालू झील से निकलती है? मानस का है, संकोश का है, शुभांश्री का है और तिस्ता का है। चोमालू झील से कौन सी नदी निकलती है? मित्रों 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको तिस्ता का जो नाम लिखाना है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है, सिक्किम में स्थित है, आप जानते हैं। चोमालू झील से निकलती है। सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे है। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। मित्रों अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम मेघालय में होता है। हाँ होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के आंतरिक भागों में जो तापांतर है वो शीत ऋतु से ज़्यादा होता है, ऐसा तो नहीं दिखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी दिया गया जो है भारत की औसतम वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर, हाँ ये है। तो सही जवाब आपका 1 और 3 बनेगा। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मित्रों लैटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। सही जवाब क्या है? भीगने में कोमल और सुखा करके जो है ये भीगने से कोमल और सूख करके कठोर हो जाती है। हाँ हो जाती है। ये लोहे और एल्युमिनियम में जो है संबद्ध होती है। हाँ होती है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की जो है मात्रा होती है ज़्यादा नहीं। इस मिट्टियों में लोहा और एल्युमिनियम समृद्धि होती है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना पत्थर ये सब दिखाई देता है। तो पोटास कहीं नाम नहीं आते, यही आपका गलत हो जाएगा। इसमें उर्वरता वाली मिट्टी होती है। हाँ तो आपका जो गलत है मित्रों, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे 16 वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, डेल्टाई वन है या फिर पर्वतीय वन है। 16 वन के नाम से कौन जाना जाता है? जब आपके 16 वन की बात होती है तो पर्वतीय वन आप आंसर लगाते हैं, सही जवाब डी के साथ बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। 35 की बात करेंगे मित्रों। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मैटूर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थापित है? कृष्णा पे है, गोदावरी पे है, कावेरी पे है या फिर शरावती पे है? मैटूर परियोजना की बात होती है, कौन सी नदी पूछी जा रही है मित्रों? सही जवाब कावेरी के साथ लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया कौन सा कथन सही है। आपसे विचार करने को कह रहा है और फिर कह रहा है कि कौन सा सही है। भारत का छोटा नागपुर पठार जो पेटी है वो खनिज संपदा के संरक्षण में या सर्वोच्च पेटी मानी जाती है। हाँ ऐसी मानी जाती है। इसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है। हाँ बिल्कुल। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। दोनों आपके सही हैं, एकदम सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मित्रों 24वीं समानांतर आपसे पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान का नाम लगाएंगे क्या? 24वीं समानांतर, तो 24वीं समानांतर पूछा जा रहा है, कच्छ के रण से पाया जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। जर्मनी में आप जानते हैं जर्मनी और फ्रांस की बैंगनी कार्ड रेखा होती है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की बात हो 17वीं समानांतर रेखा लगाना। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की बात होती है 38वीं समानांतर लगाना। यूएसए कनाडा की बात होती है 49वीं समानांतर रेखा लगाना। भारत और चीन की बात होती है मैकमोहन लगाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात होती है तो डूरन रेखा लगाना होता। तो आपका सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों कि रॉकीज एंड एंडीज पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा युग सही है? टर्सिया युग है, क्रशिया युग है, जोरस्को युग है या फिर डेवानियो युग आपका बताया जा रहा है। रॉकीज और एंडीज पर्वतों की बात होती है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? ये
क्रेटेशिया या क्रेटेशिया युग आपका माना जाता है। सही जवाब आपका क्रेटेशिया हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन क्या मित्रों, कह रहा है कि टिलाई चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से होता है। ज्वालामुखी उद्गार से होता है, हिमानी निक्षेपण से होता है, पवन निक्षेपण से होता है, या फिर अति कार्यांतरण से होता है। टिलाइट चट्टानों का निर्माण, टिलाइट चट्टानों की अगर बात होती है मित्रों, हिमानी निक्षेपण से होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत की कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वलन का उदाहरण मिलता है। सम्मिन वलन है, एक द्वितीय वलन है, असिम्मिन वलन है, या फिर ग्रीवाखंड वलन होते हैं। भारत और कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से कैसा वलन आपको दिखाई देता है। सही जवाब बनेगा ग्रीवाखंड वाला वलन दिखाई देता है। तो सही जवाब डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया क्वार्टिजाइट चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से होता है। चूना पत्थर, डेलोमाइट, बेसाल्ट और कोरोमेरेंट। आपको बताना है क्या सही जवाब है। क्वार्टिजाइट चट्टानों का निर्माण किस रूप में होता है। क्वार्टिजाइट की जब बात होती है मित्रों, कांग्रोमेरेंट की बात होती है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका 42 नंबर आता है। ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आपसे 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरापी इंडोनेशिया में आता है, जो बिशुसियन है इटली में आता है, उसके साथ मैनालोवा है हवाई द्वीप में ही आता है। लेकिन जो दिया गया है क्रोकोटोपा या क्रोकोटोवा की अगर बात करते हैं तो ये क्रोकोटोवा कहाँ पे आता है मित्रों, ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में अवस्थित है। तो ये म्यांमार का नाम दिया गया, इसे इंडोनेशिया का नाम होना चाहिए, इंडोनेशिया। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। किलिमंजारो आप जानते हैं तंजानिया में आता है, और फ्यूजामिया की अगर बात करते हैं जापान में आता है, ये भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। दिया गया हिमालय, राकीज, ब्लैक फॉरेस्ट और एटलस। आपको बताना है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। सही जवाब ब्लैक फॉरेस्ट बनेगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। ये वलय पर्वत पाए जाते हैं, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है। नाम दिया गया राजसामंद है, गोविंद सागर है, पिछोरा है, या फिर राकसताल है। कौन सी झील आपकी प्राकृतिक झील होती है। आप जानते हैं राकसताल जो झील है ये आपकी प्राकृतिक झील है, जो बिल्कुल हलचल धरातल के बाहर प्रवाह से बनती है। तो सही जवाब आपकी यही झील बन जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित द्वीपों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाइए। सही क्रम कौन सा है मित्रों। जो ग्रीनलैंड है ये सबसे छोटा होता है, आप जानते हैं। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया और मेडागास्कर आपका सही बनेगा। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका 46 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, पूछा गया जब जल प्रवाह के बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण करके छोटे हो जाते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। आप घर्षण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संघनन कर्षण कहते हैं, या फिर जलगति क्रिया कहते हैं। तो जब जल प्रवाह के बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण करके छोटे होते हैं तो उसे हम लोग सन्निघर्षण कहते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। सन्निघर्षण इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आए। 47 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मित्रों बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। बी आकार की घाटी नदी की युवावस्था में होती है, हिमालय पर्दन में होती है, नदी का जीर्णावस्था में होती है, अपर सागरीय तरंगों में होती है। बी आकार की जो घाटी बनती है मित्रों, आप जानते हैं बी आकार की घाटी नदी की युवा अवस्था में बनती है। तो सही जवाब नदी का युवा अवस्था लगाना होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो 2011 के अनुसार हो और केंद्र शासित प्रदेश हो। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और दमन और दीव का नाम दिया गया है। आपको सटीक जवाब लगाना है, सटीक आंसर्स लगाना है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों। जो सही जवाब की बात करते हैं वो पौंडीचेरी का नाम आता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। जो आपका पौंडीचेरी है उसमें 1037 महिलाएं पाई जाती हैं। जो आपका दिया गया है दमन और दीव, दमन और दीव ये आपका जो है 618 के आसपास है। 618 महिलाएं ही पाई जाती हैं। ठीक है।
अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरला का नाम दिया गया। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया मित्रों। जनघनत्व मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते कहाँ पे हैं? तो आप देखना तो मैक्सिमम साक्षरता केरल की दिखाई देगी, कम साक्षरता आपकी बिहार की दिखाई देगी। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप होगा। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा नगर हवेली होगा। लेकिन जो आपका इसका सही जवाब देना होगा मित्रों, तो वहां पर भी आपको बिहार लगाना होगा। 1106 कितने? 1106 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। जबकि अगर आपका दिल्ली कहीं ऑप्शंस में होता तो 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर की एरिया में दिल्ली में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम होता है, आप जानते ही हैं कि 17 लोग रहते हैं। और आपका जो बिहार है 1106 लोगों के साथ रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो 46 लोग रहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? मित्रों सबसे कम साक्षरता की बात होती है तो दादरा नगर हवेली आपकी सबसे कम साक्षर है, सबसे कम साक्षर है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीयों को देश के जो प्रशासन है उसमें भागीदारी को संभव बनाया है? चार्टर एक्ट 1813 में बनाया है, चार्टर एक्ट 1833 में बनाया, चार्टर एक्ट 1853 में बनाया या फिर चार्टर काउंटिंग या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो आपका 1861 आता है उसमें बनाया गया? कौन से अधिनियम में देश में प्रशासन की भागीदारी को संभव बनाने का काम किया? तो प्रशासन संभव होता है 1833 वाले चार्टर अधिनियम में। सही जवाब जो है बी के साथ बनाना होगा। बी इज द राइट आंसर, बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एक सुमेल आपका नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपको दिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिया गया। मित्रों मौलिक कर्तव्य की बात होती है तो भाग 4 के साथ ए लिखा होना चाहिए, 4 ए में है। संघ आपका भाग 5 में है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपका भाग 16 में दिया गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब मौलिक कर्तव्य लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कथन दिया गया है उसमें से आपको बताना है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। हाँ करता है। भारत में अमेरिका की तरह विशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। तो केवल और केवल एक आंसर बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कथन और कारण से क्वेश्चन है मित्रों, आपको बताना है कथन और कारण में कौन सा ऑप्शन से एकदम बढ़िया बैठ रहा है। जैसे भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हाँ होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा जाता है। हाँ जोड़ा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 55 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्षों को मनोनीत किया जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर भारत के लोकसभा के अध्यक्ष? आपको बताना है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। याद रखना है लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में काम क्या होता है? 15 लोग लोकसभा से आते हैं, 7 लोग राज्यसभा से आते हैं। इस टाइप से लोक लेखा समिति बनती हो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी की जाती है इसके अध्यक्षों की सूची। ठीक है, लोकसभा में जो नेता विपक्ष का होता है या नेता विपक्ष का या विपक्ष का जो सांसद होता है, जो नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, नोचा विपक्ष कहा जाता है, वो होता है इसका पदेन सभापति यानी पदेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दिया गया असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? एक नाम दिया गया है, आप जानते हैं मणिपुर का नाम इसमें नहीं आता है। मणिपुर नाम आता नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नाम आता है AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे आए। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ पूछ रहा है मित्रों, पढ़ो और जवाब दो। कह रहा है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं विधान परिषद राज्यों की उच्च सभा होती है। इसमें से पूछा गया कौन सा सही है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई। हाँ की गई है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित है। ऐसा तो कुछ भी हमने नहीं देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। विधानसभा में है विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मित्रों विधान परिषद अगर आपको लड़ना है तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा लड़ना है आपके पास 25 वर्ष होना चाहिए।
तो 1 और 3 सही हैं, यानी सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर होता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता है? नहीं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, जिसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है, सिखों का कृपाण रखने का अधिकार देता है, राज्यों को सामाजिक सुधार विधि निर्माण का अधिकार देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता है या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं होता है। ऐसा कोई मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। जबकि धर्म प्रचार कर सकते हो, सिखों को कृपाण रख सकते हो, राज्यों में समाज सुधार विधि निर्माण कर सकते हो, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 59 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपको सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, 59 को सही लगाना है। 59 में आप सही क्या लगा रहे हैं? सही जवाब आपको बताना है बिहार। इधर लोकसभा सीटों की संख्या दी गई, बिहार में 40 है मित्रों, बिहार में 40 है, याद रखना। आपके पश्चिम बंगाल पूछी गई, 42 है। पश्चिम बंगाल कहाँ है? आपकी 42 दीदी वाला 42 है। और महाराष्ट्र में आप 48 लगाइएगा, और जो मध्य प्रदेश है आपका 29 के साथ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए का दूसरा आपका सही बन रहा है। ए का दूसरा केवल और केवल 1 कम दिया गया। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। मित्रों प्रकलन समिति की बात होती है तो आप जानते हैं 1 साल के लिए होते हैं, या अस्थायी समिति के प्रकलन सदस्यों की बात होती है 1 वर्ष के लिए आते हैं। 30 सदस्य इसमें टोटल होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, 1 सही सुमेलित नहीं है। आपको वही बताना है मित्रों। भाग 18 निर्वाचन के लिए ये बता रहे हैं, जबकि भाग 18 कभी भी आपात उपबंध के बाद क्यों बढ़ता है, तो यहाँ निर्वाचन नहीं होता है। यही आपका गलत है, बाकी सभी सही है। 17 में राजभाषा है, 20 में आपका संविधान संशोधन है, भाग 11 में आपके संघ और राज्यों के बीच के संबंध का निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? कथन और कारण से क्वेश्चन से कौन सा कूट आपका सही है ये आपको बताना है। मित्रों देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। हाँ ऐसा है, भारतीय संविधान मूल संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण का प्रवृत्ति प्रबल माना जाता है। ठीक है। और भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। हाँ किया गया। ये यार दोनों सही है, आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको बताना है कानूनों में समान संरक्षण का प्रावधान ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, रूस कहाँ से लिया गया? मित्रों याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप जानते हैं विधि के समझ से समानता की बात होती है तो ब्रिटेन आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त कथन में कौन सा सही है ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसके निर्वाचन मंडल में सदस्य जो संसद है उसके दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ऐसा तो नहीं दिया गया है 63 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, और इसमें राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ऐसा है? हाँ है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आपको यही बताना है संदर्भ में कौन सा कथन आपका क्या है, सही है। अच्छा, शामिल नहीं होते हैं। अरे बाबूजी, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। चुनाव में आपके सब भाग लेंगे, सब भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य नहीं लेंगे। ठीक है। कहा गया उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ऐसा नहीं है। न्यूनतम आयु का जो प्रावधान किया गया उपराष्ट्रपति के लिए, आप जानते हैं अनुच्छेद 63 इसके लिए बोलता है, और इसमें जो सबसे न्यूनतम वाला होता है 35 ईयर होता है। क्या? 35। तो आपका जो होगा यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? 1 और 3 दोनों सही नहीं है। 1 और 3 आपके सही नहीं है, बाकी 2 सही है केवल और केवल। तो सही जवाब आपका सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ, बाकी आपका दोनों गलत होगा। ठीक। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 65 नंबर। आपसे पूछा गया भारत में न्यायपालिका रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से,
ऑस्ट्रेलिया से या फिर साउथ अफ्रीका से। रेट आप जानते हैं 5 प्रकार की रेटों का प्रावधान किया गया है। इसमें से आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया विशेषाधिकार रेट नाम होता है। इसमें क्यू आरंटो सब आता है, आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नाम दिया गया, कथन दिया गया, कौन सा कथन एकदम सही है यह भी आपको बताना है। मित्रों विचार करके आपको कथन सही बताना है, यही आपको करना है। दिया गया अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात घोषित करने के तहत अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्या ऐसा है? आप जानते हैं जब राष्ट्रीय आपात की बात होती है तो 352 में होता है, संविधान में 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। 358 के तहत 19 और प्रायः 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, 59 में आपका जो है ऐसा है कि 20-21 छोड़ करके अन्य सभी निलंबित होते हैं। तो 359 लगता नहीं है, 358 लगता है। अगला कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल को लागू होने में अनुच्छेद 364 के तहत अनुच्छेद 19 प्रायः 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। दोनों उल्टा सीधा लिखा है, इसलिए कोई नहीं सही होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा, दोनों असत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 67 नंबर। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 43A में हुआ है, 46 में हुआ, अनुच्छेद 44 में हुआ या फिर अनुच्छेद 50 में हुआ। समान नागरिक संहिता की अगर हम लोग बात करते हैं मित्रों तो याद रखना कि जो समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 में हुआ है। क्या? 44 सही जवाब जो है सेकंड के साथ देना। भाग 2 में जो है ये आपका आता है। अच्छा, भाग 2 में आता है, भाग 4 में आता है। ठीक है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, 3 सही हैं, 1 सही सुमेलित नहीं है। आप देखना 263 की बात की जा रही है अंतर्राज्यीय परिषद की, हाँ होता है। दिया गया 243 से ग्राम सभा की बात होती है, हाँ होती है। आपसे पूछा गया मित्रों 338 की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। 338 में राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है 338 के तहत। हाँ किया गया है 338 ए में किया गया है। ए 338 के आगे ए लिखा होना चाहिए। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है, सही है, यही आपका गलत हो गया। यही सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आओ। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 आपसे सुमेलित करवाने को कह रहा है। आपको बताना है क्षेत्र और अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है। सूची 1 सूची 2 सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब की अगर बात करते हैं, जैसे असम की आप बात करेंगे तो 371 ए के तहत असम को, अच्छा अरे ए नहीं 371 बी के तहत असम को विशेष प्रावधान और नागालैंड को 371 ए के तहत दिया गया है। ठीक है, मणिपुर को 371 सी के तहत दिया गया है और जो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है वो 371 डी के तहत दिया गया। तो आपका ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला एक ही ऑप्शंस में है, वही सही होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा गया मित्रों आपसे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 166 के थ्रू, 201 के थ्रू, 200 के थ्रू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ऐसा काम जो है उसे अनुच्छेद 200 कहता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान मिला है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 71 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में परिचित निम्नलिखित कल्पों पे जो है विकल्प कीजिए, कौन सा कथन जो है आपका सही है ये आपको बताना है। मित्रों ऑप्शंस देखना। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना नैमिषारण तुलसी में हो रही है, हाँ बिल्कुल। सीतापुर में हो रही है, नैमिषारण में हो रही है, तो पहला तो एकदम सही है। अयोध्या, चित्रकूट और देवीपाटन में भजन संध्या स्थल की स्थापना हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है? भजन संख्या स्थलों की जो स्थापना है अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज में हो रही है, तो देवीपाटन की जगह प्रयागराज होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो गलत हो गया, केवल एक सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। नाम दिया गया 2, 4, 3, 5। पीएससी महिला बटालियन की जो संख्या है वो 3 हो रही है। 3 हो रही है उत्तर प्रदेश में, याद रखना भागीदारी करेंगे। पहला बटालियन लखनऊ है, दूसरा आपका गोरखपुर है, तीसरा आपका बदायूं में गठित किया जा रहा है। तो तीनों बटालियन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है।
73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है यही आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है यही आपको बताना है। उत्तर प्रदेश 25 राज्य विश्वविद्यालय, 3 मुक्त विश्वविद्यालय और 2 ड्रीम्स विश्वविद्यालय हैं, नहीं। उत्तर प्रदेश में 30 तो निजी विश्वविद्यालय हैं, कितने? 30। तो उत्तर प्रदेश में 25 राज्य विश्वविद्यालय हैं। मित्रों उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 172 राजकीय महिला विद्यालय हैं, 331 सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालय हैं, 30 नई जो हैं और 19 जो है राज्य विश्वविद्यालय हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक आपका ड्रीम विश्वविद्यालय। मुक्त वाला जो आपका राजश्री टंडन वाला है तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय A++ नैनो रैंकिंग प्राप्त किए हुए हैं। मित्रों गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ नैक रैंकिंग मिली है। बाकी ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हैं, तो सही जवाब ए और दो दोनों गलत हो जाएंगे, यानी सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। याद रखना कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया, नहीं तो डी आंसर बनता। सत्य नहीं है तो दोनों आंसर सत्य नहीं है, सही जवाब सी के साथ लगाना, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। आपसे पूछा गया हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है, चौथा है, छठवां है या फिर 8वां है? उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक कचरा के लिए 8वां स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। याद रखना मामले में नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जो है मूल रूप से बढ़िया है उत्सर्जन मामले में, ठीक है। 8वें स्थान पे है। जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पे आता है। आगे बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मित्रों बजट से क्वेश्चन से कौन सा कथन असत्य है यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भारत की जीडीपी जो है प्रदेश के योगदान में 8% है। हाँ बिल्कुल। वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी में वृद्धि 19% अनुमानित की गई है। हाँ बिल्कुल। PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों की धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिया गया गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला राज्य दूसरा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास लागू करने के लिए पहले नंबर पे आता है। तो ये आपका गलत हो गया, बाकी सभी सही। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया? 17 में, 19 में, 18 में या फिर 20 में? NCAP की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं 2019 में स्टार्ट किया जाता है। 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2026 तक। 2026 तक 7 सालों में कितने परसेंट कमी? 40% कमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया आपसे भारत स्टे मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दिया गया कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए, एक कथन असत्य है। भारत में यह मानदंड पहली बार 2000 में लागू किया गया था, नहीं, या पहली बार जो है 2020 में लागू किया गया, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को। दूसरा ऑप्शंस दिया गया 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य रूप से लागू हुआ। हाँ, 1 अप्रैल 2021 से BS6 मापदंड अनिवार्य किया गया। मित्रों जो आपका BS6 मापदंड है वो कब से लागू हुआ है? क्या इस पे लागू हुआ है? कौन सा कथन असत्य है आपसे पूछा जा रहा है? दोनों असत्य हैं, याद रखना, दोनों। तो सी आंसर्स आपको लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है माइक्रो प्लास्टिक का आकार होता है? 1 मिलीमीटर से कम, 5 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से कम या फिर 10 मिलीमीटर से कम? माइक्रो प्लास्टिक की अगर बात करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक की श्रेणी में 5 मिलीमीटर से कम आता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन खतरनाक रसायनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है? खतरनाक रसायनों के व्यापार से कौन सा है? रॉटरडैम कनेक्शन है, वियना कनेक्शन है, स्टॉकहोम कनेक्शन है या फिर बॉन कनेक्शन है? मित्रों कनेक्शन है खतरनाक रसायनों से, तो वो रॉटरडैम कनेक्शन है आपका। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे 80 नंबर आता है। पावतों की विभिन्न प्रजातियों में दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीकी कौन सी रही है? आपसे दिया गया जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, इन विवो जीन बैंक है या फिर क्रियो बैंक है? पादप की विभिन्न प्रजातियों में दीर्घकालिक संरक्षण तकनीकी कौन सी रही मित्रों? तो दीर्घकालिक जो संरक्षण तकनीकी रही है वो आपकी क्रियो बैंक रही है। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर आता है। आपसे पूछा गया वन जीवों और वनस्पतियों के संकटाग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिशमय किस परिशिष्ट में ऐसी प्रजातियों में शामिल किया गया जिसके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है? परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 2 या फिर परिशिष्ट 4?
जिसके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है, कौन सा है? तो वो आपका परिशिष्ट एक है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, सुमेलित नहीं है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है तिरुवनंतपुरम में है क्या? मित्रों ये कोच्चि में स्थित है। कहाँ पे है? कोच्चि में, कोच्चि में। तो यही आपका गलत हो गया, बाकी सही सभी। वनस्पतिक सर्वेक्षण आप कोलकाता में देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री जेनेटिक्स एंड ट्री प्लांटिंग की बात करते हैं, कोयम्बटूर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में है। तो और आपका सब कुछ सही है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। सुमेल से क्वेश्चन से मित्रों आपसे पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करते हैं सन 92 का बात करना, डी के साथ आंसर लगाना। प्रोजेक्ट टाइगर की बात होती है 1973 में स्टार्ट होता है मित्रों, बी का पहला नहीं दूसरे का आंसर। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की अगर बात करते हैं, क्रोकोडाइल वाला जो है 75 में स्टार्ट हुआ था, तो आपका पहले के साथ चला जाएगा। और जो है इंडियन राइनो विजन 2020 की बात करते हैं, 2005 में आया था। तो सही जवाब क्या होगा? ए का चौथा हो जाएगा आपका, बी का दूसरा हो जाएगा। ए का चौथा बी का दूसरा किस में आता है? ए का चौथा बी का दूसरा सी वाले ऑप्शंस में आता है। यही आपका सही जवाब होगा, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव ऊर्ध्वमुखी होता है? जैव भरा पिरामिड, ऊर्जा भरा पिरामिड, संख्या भरा पिरामिड, या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा पिरामिड है जो सदैव ऊर्ध्वमुखी यानी सीधा होता है? ऊर्ध्वमुखी की अगर बात करते हैं मित्रों, सही जवाब ऊर्जा पिरामिड बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैव संचयन और जैव आवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव संचयन खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीवी के पर्यावरण में प्रदूषक का संख्या बढ़ाता है। कौन सा विकल्प आपका सही है? यही आपको बताना है मित्रों। आप जानते हैं जो विकल्प है ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, जैव आवर्धन में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर जाने पर प्रदूषण का संक्रमण घट जाता है। ऐसा नहीं होता है, घटता नहीं है। ठीक है, पोषण स्तर जो है वो ऊर्जा में सदैव कम परिवर्तित होता है, लेकिन घटता नहीं है। तो आपका केवल एक सही है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फर्स्ट, हाँ, जैव आवर्धन एक पोषक स्तर तक दूसरे अगले पोषण स्तर जाने पर प्रदूषण का सांद्रण घट जाता है। सांद्रण घटता है क्या? सांद्रण की मात्रा घट जाती है। स्थानांतरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, तो सांद्रण बढ़ता है। जैव संचयन में प्रथम जीवी पर्यावरण से किसी प्रदूषक के सांद्रण को बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल है। जैव आवर्धन में एक पोषण स्तर पर अगले पोषण स्तर पर जाने में प्रदूषण का सांद्रण घटता है। हाँ घटता है। तो सही जवाब आपका दोनों लगेगा मित्रों, यही आपका सही है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अरे सी बनेगा यार, वही तो सांद्रण बढ़ता है फिर घटता नहीं। केवल एक बनेगा, केवल एक बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। केवल एक के साथ आंसर बनाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 86 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्रीय गैसीय चक्र का हिस्सा नहीं है? नाम दिया गया कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। भू रासायनिक गैसीय चक्र नहीं होता है। कौन सा नहीं है? सल्फर चक्र। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। आपसे पूछा गया सही सुमेलित है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए, कौन सा सही सुमेलित है आपको यही आपको बताना है। राष्ट्रीय वन नीति 52 में आती है। हाँ, वन संरक्षण 80 में होता है, और वन जीव संरक्षण की अगर बात करते हैं 72 में होता है। तो सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। वन नीति 1988 में प्रस्तुत की जाती है। वन नीति जो है 1988 में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तीनों सुमेलित है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने में बायोम का सही क्रम क्या होगा? विषुवत रेखा से आपका ध्रुवों तक जाना है तो आपका बायोम कैसा बनेगा? वनीय, टैगा, टुंडा, ध्रुवीय। वनीय, टैगा, टुंडा, ध्रुवीय बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, जटिल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कारण पर विचार कीजिए। कथन और कारण का नाम दिया गया है, आपको सटीक जवाब देना है। दिया गया जैव विविधता पृथ्वी की समान रूप से नहीं पाई जाती है। हाँ, नहीं पाई जाती है। भूमि जो भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की ओर जाने पर प्रजापतीय विविधताएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल कम हो जाती हैं, समान रूप से नहीं पाई जाती हैं। आप ये तो जानते ही हैं, विविधता कम हो जाती है। तो आपका जो सही होगा, सही कथन और कारण गलत है ऐसा नहीं है, कारण गलत नहीं है, दोनों कथन सही हैं। आपका सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आओ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का मापक का तरीका नहीं है? जैव विविधता किससे मापा नहीं जाता है? डेल्टा विविधता से कभी नहीं मापा जाता, अल्फा गामा बीटा से नापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 91 नंबर क्वेश्चन। ये सब देखते ही क्वेश्चन आंसर्स लगाना फटाक से। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन बना?
एसी उर्मन की बात हो रही है, केबी कामत की बात हो रही है, विवेक देवराय की बात हो रही है, विमल जालान की बात हो रही है। सेबी हाइब्रिड प्रतिभूति, एक बार ये क्वेश्चन और कर चुके हो आप, केपी कामत आंसर्स बना था, सी इज द राइट आंसर्स आपने लगाया है। आप जानते हैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, खूब ज़्यादा किया गया है आपसे। ये छठवां प्रैक्टिस पेपर है ना, छठवां या सातवां चल रहा होगा, शायद छठवां चल रहा है। तो आराम से करिए, बढ़िया से करिए, आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। और क्या करना है, प्री क्वालिफाई तुरंत करना है, पहली बार में करना है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही जवाब दीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों आपसे क्या, 92 नंबर कह रहा है पार्टिसिपेंट्स नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, कौन सा कथन आपका गलत है, यही आपको बताना है मित्रों। आप जानते हैं पार्टिसिपेंट्स नोट के माध्यम से सेबी के अंतर्गत पंजीकृत होकर के भारतीय शेयर बाजारों में निवेशक किया जा सकता है, नहीं, तो यही आपका गलत हो गया। और पार्टिसिपेंट्स नोट्स पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा एक विदेशी निवेशक को जारी किया जाता है, हाँ ये तो है, ये सही है, आपका पहले ही गलत होगा, यही आपका सत्य है मित्रों। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना, ये इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पे की गई थी, नरसिम्हन समिति, RN मल्होत्रा समिति, UK सिन्हा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब मित्रों RN मल्होत्रा समिति बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा, सी के साथ जवाब लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 94 नंबर, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, WTO, UNCTAD, विश्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक। आपको बताना है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक जो है वो WTO के द्वारा जारी किया जाता है। सही जवाब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको आंसर्स लगाना होगा। सही जवाब आपका ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर। आपसे पूछा गया मित्रों केंद्रीय बजट 2023-24 में सम्मिलित 7 प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। समावेशी विकास, युवा शक्ति, हरित विकास और रोजगार सृजन। इसमें रोजगार सृजन की कहीं बातें नहीं की गई थी, समावेशी विकास की बात हुई थी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था, और संरचना में निवेश की बात हुई थी, क्षमता को सामने लाना था, हरित विकास हुआ था, युवा शक्ति हुआ था, वित्तीय क्षेत्र हुआ था। तो आपका रोजगार सृजन कहीं बात नहीं हुआ था, यही आपका गलत है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। 96 नंबर क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों केंद्रीय बजट 2023-24 या 23-24 में कृषि ऋण के लक्ष्य कितने रखे गए हैं, 17.5 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए या फिर 16.5 लाख करोड़ रुपए। कौन सा लक्ष्य रखा गया है, 20 लाख करोड़ का रखा गया। सही जवाब क्या होगा, सी के साथ बनेगा। 18 लाख करोड़ इससे पहले वाले में था, 22 वाले में, ठीक है, 22-23। अगले क्वेश्चन पे आओ। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, 2030, 47, 35 या फिर 50। सिकल सेल एनीमिया का जो फाइनली उन्मूलन करना है वो आपका 47 रखा गया है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा घाटे की संकल्पना से जो है सम्मिलित है, जुड़वा घाटे संकल्पना से सम्मिलित है। आपसे नाम दिया गया बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा है, नाम दिया गया राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा है, चालू घाटे की और राजकोषीय घाटे की बात की जा रही है, यही आपका सही है मित्रों, याद रखना। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थव्यवस्था में किसके मापन हेतु किया गया, बेरोजगारी दर, आय समानता, मुद्रास्फीति या फिर गरीबी स्तर। आपको बताना है गिनी गुणांक की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है आय समानता नहीं, आय असमानता। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से आय वितरण में असमानताओं को मापने के हेतु किया जाता है। 0 से 1 तक का मापने वाला काम इसमें होता है। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया प्रणालीगत रूप में निम्नलिखित घरेलू बैंकों के संबंध में इस कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया गया, पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। मित्रों आपको सत्य कथन की बात करना है और सही जवाब बताना है। इन श्रेणी में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी संपत्ति देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% से अधिक हो। हाँ बिल्कुल। वर्ष 2022 के लिए RBI द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक DSIB की सूची में 3 बैंक SBI,
बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI शामिल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो यहाँ पे शामिल हुए हैं उसमें 3 बैंक हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक है, ICICI है और HDFC है। तो आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह HDFC होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, पहला सही हो गया। केवल एक के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आए। 101 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक आंसर से गलत है, आपको यही बताना है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में बताया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं ये सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। तो यही आपका गलत है, बाकी सही है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के अलावा आपका नोएडा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में ही स्थित है। तो आपका यही गलत हो गया, सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 102 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, राजघाट बाग परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाम दिया गया बांदा में, महोबा में, हमीरपुर में या फिर ललितपुर में। राजघाट बाग परियोजना, राजघाट बाग परियोजना की बात होती है, ललितपुर में स्थित है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, कोड से क्वेश्चन से अच्छे से मिलान करना। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। एस्बेस्टॉस की बात करते हैं। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, तो बी का तीसरा आपको लगाना होगा। ग्रेफाइट आपका हमीरपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। और जो यूरेनियम है मित्रों, यूरेनियम ललितपुर वाले ज़िले में पाया जाता है, याद रखना। और आपका क्वार्टर तो झांसी में है ही। तो डी का चौथा अपने आप हो जाएगा। आपका जो ए का है, ए का दूसरा और डी का चौथा, और ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा एक ही जगह है, वो आपका आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है आगरा में, ग्रेटर नोएडा में, फिरोजाबाद में या फिर लखनऊ में? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात होती है, आप जानते हैं ताज मतलब ग्रेटर नोएडा वाला है ताज, ठीक है। तो ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ताजमहल वाला ना लगा लेना आगरा, सही जवाब ग्रेटर नोएडा लगाना, नाम केवल इससे घुमा के दिया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा मथुरा में, मिर्ज़ापुर झांसी में, एटा मैनपुरी में या फिर सीतापुर बाराबंकी में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी के लिए आप क्या सही जवाब लगाएंगे? मिर्ज़ापुर और झांसी। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, मिर्ज़ापुर और झांसी आंसर सहेजना होगा। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर है। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, आर्सेनिक, मैग्नीशियम और एंटीमनी का नाम दिया गया। आप जानते हैं ब्रोमीन ऐसी आधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सही जवाब ब्रोमीन होगा, फर्स्ट के साथ आंसर सहेजना होगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और दिया गया सही सुमेलित है। सही सुमेल में आपको बताना है कौन सा है। सही जवाब क्या होगा? पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा होता है, हाँ होता है। मेथिल अल्कोहल का पृथक्करण भाप आसवन द्वारा होता है, हाँ होता है। बेंजाइक अम्ल का पृथक्करण आपका ऊर्ध्वाधन द्वारा होता है, हाँ होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब डी बनेगा। 1, 2 और 3 सही होंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। 108 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है कि सही जवाब दीजिए। पूछा गया 108 नंबर में सही जवाब क्या होगा आपका, देखना। तो सही जवाब आपको दिखाई दे जाएगा मित्रों, सोडियम बेंजोएट फलों के रसों का परिरक्षण के लिए किया जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर वाला होता है। नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहाँ प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में। और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका वो पेट्रोलियम संशोधन में होता है। तो सही जवाब क्या होगा? डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा और जो है सी का चौथा। तो आपका बी आंसर सही बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। नाइट्रिक अम्ल आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशमयक के रूप में किया जाता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का या फिर नाइट्रोजन का? कौन सा गैस है जो अग्निशमयक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपको सही जवाब देना है। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 110 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बायोनॉमी, इथोलॉजी, बायोनिक्स या फिर बायोनॉमिक्स? आपको बताना है मानव और जंतु सभी के व्यवहार का अध्ययन अगर करना है तो आप इथोलॉजी का बात करेंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन होता है। बायोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, आपका जीवधारियों के अवतरण के साथ अध्ययन करता है।
अगले क्वेश्चंस पे आओ। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिया गया, ये क्या गलत है आपका। कुनेन छाल से मिलता है, ये बिल्कुल आप जानते हैं। निकोटीन पत्ती से मिलता है। एंट्रोपिन आपका जड़ से मिलता है, जबकि रेपरतीन जो रेपरसीन है ये आपका बता रहे हैं कि तान से मिलता है। रेपरसीन जो है ये जड़ से मिलता है मित्रों, तो तान मत लगाना, सही जवाब शी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। कौन सा पौधा आपका कीट पकड़ लेता है, सही जवाब देना है। स्लाइमैक्स है, नेफ्थस है, और जो है नारियम है, या फिर एकेसिया है। आपको सही जवाब देना है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। कीट पकड़ने की बात होती है, नेफ्थस होता है, सही जवाब शी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। शाकीय भारतीय डॉक्टर कौन सा है। नीम है, केसर है, तुलसी है, नारियल है। मित्रों आप जानते हैं सबसे बढ़िया पौधा माना जाता है तुलसी का, उसे जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है। आपसे पूछा गया कि जल के अपघटनीय या जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है। आपको बताना है। कूट में आंसर्स दिया गया है। सोडियम नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीज और क्लोरीन होता है। तो सही जवाब क्या होगा, डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है। आप जानते हैं 150 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। 115 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नहीं है। दिया गया कवक मूलक है, डायगोनिया है, जड़ ग्रंथिकाएँ हैं, या फिर लाइकेंस है। कौन सा जो है सहजीवी नहीं है। सहजीवी के रूप में देखा जाए तो डायोनिया नहीं है। आपका सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 116 नंबर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, सही सुमेलित नहीं है। तो आलू का हरा रंग, आलू का जो हरा रंग है मित्रों वो सेलेनिन के कारण होता है। तो लाइकोपिन नहीं, सेलेनिन के कारण होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, टमाटर के कारण आपका जो है लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। तो आप जो है सी के साथ सही जवाब लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ पूछ रहा है, कोट में जो है क्वेश्चंस दिया गया है, सही जवाब देना होगा मित्रों। फिर कोट में सही जवाब दे करके अपने आंसर से एकदम फिट बैठाइएगा। कैल्शियम फास्फेट की बात होती है। मनुष्य की अस्थियाँ है कहीं, मनुष्य की अस्थियाँ, हाँ थर्ड के ऑप्शन में है। सूती कपड़ा की अगर बात होती है मित्रों, कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, बी का पहला हो गया। बी का पहला केवल एक ही ऑप्शंस में है। आपका डी आंसर्स बनेगा मित्रों। डी इज़ द राइट आंसर्स। पकड़ ले जाएंगे ऐसे ही। प्रोटीन आपका क्या होता है, आप जानते हैं जो प्रोटीन आपका है वो शरीर की रचना और मरम्मत का काम करता है। जो लाइव प्रोटीन होता है वो रुधिर में वसा का संरक्षण करना। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। 118 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, फिर से आंसर्स देना है। हिस्टोन प्रोटीन की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं अनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। कोलेजन प्रोटीन होता है, अस्थियों के आधार पदार्थ का निर्माण करना होता है। केसिन प्रोटीन आपके दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ग्लोबल प्रोटीन जो है मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। आपके लिए जो ग्लोबिन प्रोटीन है मक्के में पाई जाने वाली है, यही आपका गलत है। जो बताया जा रहा है ग्लोबिन प्रोटीन ये रक्त में पाया जाता है मित्रों, मक्के में नहीं पाया जाता है रक्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 119 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कथन 1 और कथन 2। आपको सही कथन के बारे में बताना है मित्रों। आप जानते हैं यकृत में हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है या बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। या यकृत में बनने वाला मुख्य पाचक पदार्थ है मित्रों। मुख्य पाचक पदार्थ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, वाहिनियों में रक्त को ले जाने में काम करता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, एक सही 2 गलत आपका सही है फर्स्ट के साथ। ए इज़ द राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन पे आओ मित्रों। आपसे पूछा गया 120 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पाचन तंत्र का नहीं है। दिया गया पीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया और जो है पेप्टर अल्सर का नाम दिया गया। आपको बताना है रोग पाचन तंत्र का नहीं है। पाचन तंत्र में कौन सा रोग नहीं है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो अस्थियों से संबंधित होता है। अस्थियाँ अपने आप कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने की डर बने रहते हैं। तो ये आपका जो है अस्थि से संबंधित है, आपका पाचन से नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन 121 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर जीवाणु। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है किसके द्वारा होती है मित्रों, तो सही जवाब कवक के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 122 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। दिया गया आपसे ऑप्शंस। सेलेनोमीटर सौर विकिरण की तीव्रता बताता है।
आंडोमीटर आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति बताता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आंडोमीटर जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों को मापने का काम करता है। तो बाकी जो है आपके गलत हैं, बाकी केवल और केवल आपका आंडोमीटर ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन से कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया आपसे कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है क्या? ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है? हाँ घटता है। क्रांतिक ताप पर किसी द्रव का तनाव शून्य हो जाता है? हाँ ये भी है। तो सही जवाब क्या है मित्रों? सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक तीव्र गति से होता है? और दिया गया चलन अच्छा है, संवहन अच्छा है, विकिरण अच्छा है, इसमें बारंबार होता है। मित्रों आपको जानना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक तीव्र गति, सबसे तेज गति से होता है विकिरण। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 125 नंबर है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल और नीला। प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन की अगर बात होगी मित्रों आपको लाल रंग लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर की अगर बात होती है हरियाणा में स्थापित किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज था राइट आंसर्स बनाओ, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 127 नंबर आता है। हाल ही में पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? नाम मलेशिया का दिया गया, म्यांमार का दिया गया, ब्रुनोई का दिया गया, इंडोनेशिया का दिया गया। आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ से? तो सही जवाब बनेगा इंडोनेशिया से। सही जवाब जो है इंडोनेशिया देना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आना। 128 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा किसी देश में आयुर्वेदिक शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई? अमेरिका में, रूस में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ पर भारतीय आयुष मंत्रालय के द्वारा देश में आयुर्वेद शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई मित्रों? तो वो की गई ऑस्ट्रेलिया में। तो सही जवाब बनेगा डी के साथ, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर है। आपसे कुछ पूछा जा रहा है। कह रहा है 28 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 157वीं जयंती मनाई गई? नाम दिया गया सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, भगत सिंह को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। 157वीं जयंती की बात होती है मित्रों। लाला लाजपत राय का नाम याद रखना। 28 जनवरी 2020 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। फिरोजपुर में इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। 1865 को 28 जनवरी के दिन। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 130 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने? बजरंग पूनिया हैं, रवि कुमार दहिया हैं, जो अमन सहरावत हैं या फिर दीपक पुनिया है? सही जवाब देना है। स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं अंडर 23 वाले में। अंडर 23 वाले में कौन जीता है मित्रों? सही जवाब बनेगा अमन सहरावत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 131 नंबर क्वेश्चन है। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, नाटो के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा या फिर यूनिसेफ के द्वारा? सखारोव फ्रीडम पुरस्कार की अगर बात होती है सही जवाब बनता है यूरोपियन संघ के द्वारा। सही जवाब आपका यूरोपियन संघ हो जाएगा मित्रों। यूरोपियन संघ इज द राइट आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि-P मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया सत्य कथन बताना है मित्रों। यह सतह से सतह पे मार करने की मिसाइल है? बिल्कुल अग्नि-P है। भारत की इसकी क्षमता जो है, मारक क्षमता, वो 2000 किलोमीटर है? हाँ है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया? हाँ है। तो सही जवाब क्या होगा? डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है? हाल ही में संपन्न 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा कथन है ये आपको बताना है। इस प्रदर्शनी का आयोजन अहमदाबाद और गांधीनगर में किया गया था? हाँ। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय जो है गौरव पथ था? हाँ। इस प्रदर्शनी का फोकस अफ्रीका IOR देशों के साथ रक्षा निर्यात को बढ़ाना था? हाँ। तो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। इंडियन ओशियन रीजन से इसका फुल फॉर्म होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलें। 134 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया। आपको बताना है मित्रों, बुकर पुरस्कार के लिए याद रखना द 7 मून्स ऑफ मेलिन एलिमाइड के लिए दिया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर लगाना। ठीक है, सोहन करुणा तालिका को दिया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, श्रीलंकाई लेखक हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 135 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 135 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है क्रिकेट में महिला एशिया कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन की बात करनी है, याद रखना है भारत में पहली बार महिला एशिया कप क्रिकेट जीता नहीं। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम को पराजित करके यह कप जीता है। हाँ, तो दूसरा आपका सही है। और यह महिला कप जो है एशिया में जो श्रीलंका में आयोजित किया गया था, नहीं, श्रीलंका टीम को 8 विकेट से हराया था। फाइनल मैच बांग्लादेश के सिलहाट में हुआ था। तो केवल दूसरा सही है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 136 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक भोग सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। 107 में, 108 में, 109 में, 110 में। भुखमरी सूचकांक में आपको पूछा जा रहा है, भारत का स्थान 107वां है। सही जवाब जो है ए के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर लगाओ। टोटल 121 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन 137 नंबर है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 4 नाम दिया गया मित्रों, आपको सही जवाब देना है कौन सा कथन सत्य है। इन खेलों का आयोजन पहली बार गुजरात में हुआ, हाँ हुआ था। इन खेलों में हरियाणा पहले स्थान पर रहा, नहीं। 37वें खेलों के आयोजन में 37वें खेलों का आयोजन गोवा में किया गया, हाँ किया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर लगाना। ठीक है, गोवा में हुआ था, आप जानते होंगे। शीर्ष पे कौन रहा है, शीर्ष पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे हरियाणा था इसमें। ठीक है, दूसरे स्थान पे हरियाणा था, पहले स्थान पे महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 38 नंबर 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के लिए खिताब विजेता कौन है। तो बिलियर्ड्स की बात होती है, पंकज आडवाणी का नाम आएगा, विनीत महाजन का नाम आएगा, कमल श्रीवास्तव का नाम आएगा, या फिर सौरभ कोठारी का नाम आएगा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है मित्रों, वो जीता है पंकज अडानी के द्वारा। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना, याद रखना भारतीय खिलाड़ी हैं पंकज अडानी, इन्होंने इतिहास रचा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादों के मामले में विश्व में पहले स्थान पे कौन, भारत है, ब्राज़ील है, क्यूबा है, या फिर चीन है। चीनी के उत्पादन की बात होती है मित्रों, नंबर 1 पे भारत आता है। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पे भारत है। ठीक है, 5000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 140 नंबर है। पूछा गया नोबेल शांति पुरस्कार 2022 विजेता एलिस ब्यालियात्स्को किस देश के निवासी हैं, रूस के, बेलारूस के, यूक्रेन के, या फिर पोलैंड के। मित्रों शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है वो बेलारूस के निवासी हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 141 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों क्या कूट से क्वेश्चन है, सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया सत्य कथन कौन सा है। इस सर्वेक्षण में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, हाँ। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ, नहीं। इस सर्वेक्षण के दौरान इंदौर भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया, तो ये है। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। नंबर 1 पे कौन सा है आप जानते हैं, पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा आपका महाराष्ट्र का मिलता है। इंदौर को लगातार 6वीं बार देश का, तो यहाँ 5वीं बार कहा गया था इसलिए इसे हटाया गया 5वीं बार। ठीक है, 6वीं बार। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी का नाम है, जया बच्चन का नाम है, आशा पारेख का नाम है, और माधुरी दीक्षित का नाम दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिल रहा है आप जानते हैं, आशा पारेख को मिल रहा है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया वैश्विक निवास सूचकांक में जो है 2022 में भारत की 40वें स्थान है। इस सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, 41 था, 43 था, 42 था, या फिर 46 था। मित्रों इस बार तो 40वां स्थान आया है, अगली बार कौन सा था, 46वां था। सही जवाब डी के साथ बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। आपसे पूछा गया मित्रों 44 नंबर क्वेश्चन में है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऑपरेशन मेघचक्र नामक वैश्विक अभियान किस उद्देश्य से चलाया था? नाम दिया गया साइबर अपराध के खिलाफ चलाया था, मानव तस्करी के खिलाफ चलाया था, बाघों के शिकार के लिए चलाया था, या फिर बाल यौन शोषण के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन मेघचक्र की अगर बात होती है, आप जानते हैं बाल यौन शोषण के खिलाफ चलाया गया था। सही जवाब डी के साथ बना था। अगला क्वेश्चन 145 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में स्पेन के संपन्न विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय दल में कुल कितने पदक जीते थे? नाम दिया गया 8 पदक, 10 पदक, 9 पदक या फिर 11 पदक। कितने पदक जीते? तो सही जवाब बनेगा 11 पदक जीते। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मित्रों? 146 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित 27वें शिखर सम्मेलन काप जो है 27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है काप 27 कहा गया, इसका आयोजन मिस्र की अध्यक्षता में किया गया था? हाँ किया गया था। स्पेन और सेनेगल संयुक्त रूप से प्लस वार्ता के लिए लॉन्च किया गया था? नहीं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया था? हाँ किया था। तो कौन सा सही जाएगा? कौन सा सही जाएगा? अरे स्पेन और सेनेगल संयुक्त रूप से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। काप 27 की बात होती है, आप जानते हैं वायु जो है पर्यावरण, वायु परिवर्तन, ये सब की बात होती है ना, मिस्र में आयोजित होता है। भारत की तरफ से कौन जाता है? भारत का प्रतिनिधिमंडल भविष्य में सूखे की तैयारियों के लिए गया था। भूपेंद्र सिंह गए थे। भूपेंद्र सिंह जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, ठीक है, तो उन्होंने किया था। ये मोदी वाला गलत हो जाएगा। केवल एक नहीं है, केवल एक और दो, दोनों सही है। हाँ बिल्कुल, स्पेन में ही और सेनेगल में ही आयोजित हुआ था, तो ये आपका सही है। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अक्सर जो है दिमाग कन्फ्यूजन में हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन 147 नंबर है। पूछा गया 19 नवंबर 2022 को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है, वेदांता एस है, हनुमंत एस है या फिर वायु शक्ति एस है? 19 नवंबर 2022 को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम है विक्रम एस। विक्रम एस, विक्रम एस, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मित्रों आपसे 148 में, हाल ही में कीनस्वाड संयुक्त सैन्य अभ्यास जिन दो देशों के मध्य हुआ वो हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दिया गया जापान और अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है या फिर भारत और जापान है? तो जापान और अमेरिका वो शहर हैं। सही जवाब आपकी बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोड से क्वेश्चन है, बहुत जटिल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, सही जवाब कहा जा रहा है हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है मित्रों। कथन सत्य आपको लगाना है। कौन सा कथन है? 17वां संस्करण था जो बाली में आयोजित किया गया था, क्या ऐसा है? हाँ है, बिल्कुल बाली में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय मिलकर बढ़ें सशक्त बने, ऐसा था? हाँ बिल्कुल था। सम्मेलन का मुख्य कार्यकारी संयंत्रों में एक रूस यूक्रेन संघर्ष भी रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं था। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 150 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शेखोम मीराबाई चानू को मिला है क्या? नाम दिया गया मानिका बत्रा को दिया गया, अंशिता शरद कमल को दिया गया या फिर पीवी सिंधु को दिया गया? मित्रों आप जानते हैं ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार 2022 के लिए जो चुना गया है वो टेनिस खिलाड़ी हैं जो अंशिता शरद कमल हैं। सही जवाब बनेंगी। सी इज़ द राइट आंसर होगा। आपको बताना है ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन सही गए इस टेस्ट में। 120/150 का हमने जो है संकल्पन किया था कि फाइनली आप लोग इतना तक सही कर सकते हैं। कितने लोग कर पाए ये बिल्कुल खुला चैलेंज है, उसमें कोई डाउट्स नहीं। उम्मीद है सही गया होगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।